नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। होप सो कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हिंदी व्याकरण पर आधारित रहने वाला है। आज का हमारा विषय होगा सर्वनाम, परिभाषा, भेद और उसके प्रयोग। तो बने रहिए मेरे साथ विद डी स्टडीज़ में। तो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ, देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। तो देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में संज्ञा का टॉपिक करवाया था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम भी उसी के साथ मिलता जुलता एक टॉपिक है। तो देखते हैं कि सर्वनाम की क्या परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द, उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो संज्ञा का अर्थ था कि किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। और जहाँ सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सर्वनाम जो है किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, इसीलिए हर भाषा में इनकी संख्या थोड़ी ही होती है। जैसे मैं, हम, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आदि, ये सभी क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, इसीलिए संज्ञा के समान ही कारक के कारण इनमें विकार या परिवर्तन होता है। जैसे हमने, हमको, हमसे, मैंने, मुझको, मुझसे, आदि, इसे भी हम सर्वनाम कहेंगे। इसे भी संज्ञा की तरह एक वचन या बहुवचन का रूप दिया जा सकता है। संज्ञा के समान इनके साथ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे इसकी और परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि सर्वनाम एक प्रकार का शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम क्या है? एक प्रकार का शब्द है जो किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग भाषा को अधिक प्रभावी, आकर्षक और विविध बनाने के लिए किया जाता है। सर्वनाम के कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जैसे मैं, तू, तुम, आप, वह, यह, उसे, उनसे, उसे, उनको, आदि, ये सभी क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में विभिन्न कारकों में किया जा सकता है। जैसे कि कर्ता में, कर्ता का पहले मैं आपको अर्थ बता दूं। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला, क्रिया करने वाला, जिससे क्रिया का संबंध हो, तो उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, ये क्या हो गया? किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाने वाला है कि वो घर जा रहा है। आगे देखते हैं कर्म। कर्म का भी पहले आप अर्थ जान लीजिए कि कर्म का क्या अर्थ होता है। कर्म का अर्थ होता है कोई कार्य या क्रिया करना। इसमें वह कार्य शामिल होते हैं जो हम अपने शरीर के माध्यम से करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है, उसे घर जाना है, तो वो क्या अपने शरीर के माध्यम से अपने घर जाएगा, तो वो कर्म हो गया। आगे है संप्रदान। संप्रदान का भी पहले आप अर्थ जान लीजिए। व्याकरण में वह कारक जिसमें देना क्रिया का लक्ष्य होता है, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे मैंने उसे पुस्तक दी, तो ये क्या हो गया? संप्रदान हो गया। किसी को कोई चीज़ देना, वो क्या हो गया? संप्रदान हो गया।
तो आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के भेद की तरफ कि इसके कितने भेद हैं। सर्वनाम में निम्नलिखित 6 भेद हैं। जहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में 6 भेद हैं, लेकिन मूलतः सर्वनाम क्या होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। मूलतः सर्वनाम वैसे तो 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम व्याकरण में सिर्फ 6 ही भेद पढ़ते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, ये सभी मूलतः सर्वनाम हैं। यदि हम प्रयोग की दृष्टि से देखें तो इसके 6 प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रनाउन। निश्चयवाचक सर्वनाम, डेफिनेट प्रनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनेट प्रनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रनाउन। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटेरोगेटिव प्रनाउन। निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। तो देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। जब कोई प्रयुक्त होते हैं जो सर्वनाम बोलने और सुनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे तू, वह आदि। इसको हम उदाहरण में समझ सकते हैं। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो ये क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर हम इस वाक्य की बात करें तो इसमें 3 तरह के सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं, उसने, मुझे और तुम। इससे यह पता चलता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पे नीचे दिए गए हैं इसके कुछ भेद, जैसे कि वक्ता हो गया, श्रोता हो गया और अन्य हो गया। वक्ता जैसे कि बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो गई? एक वक्ता हो गई। और श्रोता होते हैं जो सुनने वाले होते हैं, जैसे कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या हो गए? श्रोता हो गए। अन्य हो गए, जैसे कि हम मान लीजिए कोई सर्वनाम, कोई व्यक्ति है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो गया अन्य। जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 3 भेद होते हैं। देखते हैं इसके कौन कौन से भेद हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। इसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आगे आ गया मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। आप सब मतलब मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, जे, यह, आप। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता है कि किसी चीज़ का हमें श्योर होना, उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको हम संकेतकवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं और हम इस सर्वनाम को अपने दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग करते हैं। जैसे निकट की वस्तुओं के लिए यह है और यह जे यूज़ करते हैं, और दूर की वस्तुओं के लिए वह और वे प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों प्रकार से प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसीलिए इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी आवश्यक है। जैसे कि रोहन कक्षा में प्रथम आया है, इसीलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। ये क्या हो गया? रोहन क्या हो गया? पुरुषवाचक हो गया। तो आगे देखते हैं निश्चयवाचक की उदाहरण। इस वर्ष भी उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमें श्योर है कि इस वर्ष उसी को ही पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जहाँ क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। तुम्ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है। तो ये क्या हो गया? हमें उससे आशा है कि वो पक्का ही अंक प्राप्त कर सकता है। तो वो क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। देखते हैं आगे नंबर 3 पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है। और कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु या अप्राणीवाचक के लिए होता है। जैसे कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, किसी कुछ और आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। जैसे कि आपको कोई बुला रहा है, तो आपको क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गए। उसकी कुछ समस्या है। हमें क्या पता लग रहा है कि उसको कुछ तो समस्या है, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसको कौन सी समस्या है। तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कि कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है ये तो हमें पता है, लेकिन कौन आ रहा है ये हमें नहीं पता है। तो ये क्या हो गया? अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। हमें पता है कि सेब पड़े हैं, लेकिन हमें उनकी गिनती तो नहीं पता है कि कितने हैं। कुछ पड़े हैं ये पता है, लेकिन गिनती नहीं पता है। तो ये क्या हो गया? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, यहाँ, वहाँ आदि भी संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं, जो कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध दिखाते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ आदि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। हम नॉर्मली बोलते हैं जो सोएगा सो खोएगा। तो ये एक तुक बन रही है। जो सोएगा मतलब इनमें संबंध पैदा हो रहा है। जो और सो क्या है? संबंध का काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे जो करेगा सो भरेगा। तो जो और सो क्या कर रहे हैं? संबंध का काम कर रहे हैं। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि ये संबंध पैदा कर रहे हैं दो शब्दों के बीच में। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। जो और वह यहाँ पर सर्वनाम है जो कि संबंध का काम कर रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। जो आया है सो जाएगा, तो आया है और जाएगा के बीच जो सो संबंध का काम कर रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गए हैं। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किन्हें, किस आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या, कैसे और कहाँ आज शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है। कौन क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है, तो प्रश्न पूछा गया है कौन है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन। आज तुमने क्या खाया, क्या भी यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम के तौर पर आएगा। आगे देखते हैं कल तुम किससे बातें कर रहे थे। किससे क्या हो गया, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ हो गया, किसी से प्रश्न पूछा गया है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ये भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या आपके पास कोई किताब है, कोई क्या हो गया, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम कौन सा खाना पसंद करते हो, ये भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इस काम को किसने किया है, ये भी एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया है। इन सर्वनामों में कौन तथा किससे प्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त हुए हैं तथा क्या अप्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये आप याद रखना कि कौन प्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त हुए हैं और क्या अप्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त हुए हैं। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है। इस प्रकार वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है और अपने लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, आपने, आप, अपने आप, खुद, निज, स्वयं और स्वयं। इसमें क्या है, निज, निज जैसे कि पर्सनल हो गया, अपना हो गया, खुद का, तो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम हो गया। जिसमें क्या वक्ता या लेखक अपने आप का बोध करवाते हैं उसे क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे हम। जैसे हमने अपना काम अपने आप करना चाहिए, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। अपने आप क्या हो गया, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो गया, आपकी निजता आ गई इसमें। तो स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है, स्वयं भी यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो गया, वह स्वयं ही जान जाएगा, तो ये भी एक निजवाचक सर्वनाम हो गया। आगे देखते हैं सर्वनाम का प्रयोग क्या है और कैसे होता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को बार बार दोहराते रहते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उससे उब जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो वैसे ही सर्वनाम का एक सल्यूशन किया गया है कि किसी भी बात को या किसी भी व्यक्ति के नाम को बार बार दोहराया ना जाए और उसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो वो क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो सर्वनाम का प्रयोग हम उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि सर्वनाम का प्रयोग अगर हम ऐसे करेंगे कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस में हैं, मोहन की माताजी डॉक्टर है, मोहन की बहन खाना बना रही है। अगर हम बार बार मोहन 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 करेंगे तो हम क्या, इससे इरिटेट हो जाएंगे। तो हमें ये बहुत ही
इरिटेटिंग लगेगा तो हम इससे उब जाएंगे। तो अगर हम इसमें कुछ सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो यही शब्द बदलकर इंटरेस्टिंग हो जाएंगे और हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, अगर हम एक बार मोहन प्रयोग कर लिए और बाद में उसे हम सर्वनाम में यूज़ करें, तो जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस है, उसकी माताजी डॉक्टर है, उसकी बहन खाना बना रही है, तो ये क्या इंटरेस्टिंग हो गया। तो इसका प्रयोग हम ऐसे शब्दों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरा पढ़ाया टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।